हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा वो रहेगा राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। काफी सारे सेक्शंस हैं लेकिन एक पर्टिकुलर चैप्टर है आपके इस एक्ट में और वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री एज वेल एज फॉर योर मेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे वही वाला चैप्टर और ये बेसिकली एक वीडियो है जो हमारे पेड ग्रुप में चल रहा है। इट इज नॉट अ यूट्यूब वीडियो, ये पेड ग्रुप का वीडियो है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है यूपी पीसीएसजे के लिए, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। 15 फॉर लॉ, 15 फॉर जीके और उसके साथ साथ इसमें आपको यूपी लोकल से रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बोला है कि यूपी पीसीएसजे में काफी सारे हम यूपी के लोकल चीजें भी दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये सारी मॉक टेस्ट है। अब ये आता है यूपी का जनरल नॉलेज जो एमसीक्यू फॉर्मेट में है, तो इसमें क्वेश्चन पेपर अलग है। तो जैसे आपका हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड क्राफ्ट है, कल्चर है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सिर्फ यूपी के प्रोस्पेक्टिव से। यूपी में जितने भी आपके मेले लगते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, लैंग्वेज हो गया, मिडिवल, मॉडर्न, म्यूजिक, ये सब आपका यूपी से रिलेटेड है। ठीक है, उसी तरह से ये इंग्लिश मीडियम का है, ये रहा आपका हिंदी मीडियम का। ये देखिए यूपी का जनरल नॉलेज क्वेश्चन पेपर, यूपी एक उसमें गैलेंस में, फिर आधुनिक इतिहास, चित्रकला, धार्मिक, नृत्य हो गया, प्राचीन इतिहास हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सेम चीज है जो आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगी वही आपकी हिंदी मीडियम में मिलेगी। चलिए वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। तो जो आपका वीडियो होने वाला है दैट विल बी रिलेटेड टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। अच्छा, ज्वाइन कैसे करना है? तो ऐप के थ्रू ही ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट विल बी चैप्टर 9। चैप्टर 9 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। किस तरह से इंस्टीट्यूट्स आपके रजिस्टर होंगे, ये उसके बारे में क्या करता है, बात करता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्सन्स फॉर डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन जिनके लिए हम इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं और उनके लिए क्या दिया जा रहा है, ग्रांट भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से टू द इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले जो आपके प्री में इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी है रिगार्डिंग दिस रजिस्ट्रेशन। तो चैप्टर 9 में सेक्शन 49 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताई गई है। तो यहाँ पे पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि वो अपॉइंट करती है अथॉरिटी, जिसको भी वो सही लगे कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, फॉर चैप्टर 9। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 50 की जब हम बात करते हैं तो वो बात करता है आपके रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन, वो कोई भी पर्सन एस्टैब्लिश नहीं कर सकता है, ना वो मेंटेन कर सकता है कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू नहीं कर रही है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि ये नेगेटिवली बोला गया है, पॉजिटिवली ये है कि अगर किसी पर्सन को एस्टैब्लिश करना है या मेंटेन करना है इंस्टीट्यूशन दिव्यांगजनों के लिए, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जरूरी है फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके साथ साथ प्रोविजो ये बोलता है कि अगर जो इंस्टीट्यूट आप बना रहे हो दैट इज फॉर द केयर ऑफ मेंटली इल पर्सन, वो इंस्टीट्यूट किसके लिए है, दिमागी रूप से जो मानसिक अस्वस्थ लोग होते हैं, मानसिक रूप से जो रगड़ रोग होते लोग होते हैं, अगर हम उनके लिए बना रहे हैं तो एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और वो लाइसेंस आपको सेक्शन 8 ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 आपको प्रोवाइड करता है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 8 के थ्रू आपको वो लाइसेंस दिया जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 51। ये पता चल गया 49 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, तो एज नहीं बताइए लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जिसको कॉम्पिटेंट बताए। सेक्शन 50 में रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, सेक्शन 51 में एप्लीकेशन की बात की गई है और ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करी गई है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी पर्सन को, सपोज करिए इस पर्सन को क्या बनाना है, एक इंस्टीट्यूट बनाना है, या ये पर्सन चाहता है कि मैं उस टाइप के इंस्टीट्यूट को मेंटेन करूं, तो सबसे पहले ये क्या करेगा,
एप्लीकेशन देगा। ये एप्लीकेशन किसको देगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएगा और क्या कहेगा, मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए कि आप हमको सर्टिफिकेशन दो कि रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या की गई है कि आपको क्या करना है, एप्लीकेशन देना है सर्टिफिकेट के लिए। किसको देना है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देना है। क्या उसका मैनर होना चाहिए? तो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा स्टेट गवर्नमेंट बताती है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि भाई अब क्या हो रहा है, एप्लीकेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास आ गई। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऐसी नहीं है ना कि उठा के दे देगी, सबसे पहले वो इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करेगी कि जो एप्लीकेंट है उसने सारे रिक्वायरमेंट्स को कंपाइल किया है, और जितने रिक्वायरमेंट्स बताए गए हैं इस एक्ट में, जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इसने सारी चीजें की है, तभी वो क्या करेगी, सर्टिफिकेट ग्रांट करेगी। और ये सर्टिफिकेट कितने पीरियड में दे देगी? अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर्टिफिकेट इशू कितने दिन में होगा? तो जिस दिन रिसिप्ट हुई है आपकी एप्लीकेशन उस दिन से 90 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, विद इन 90 डेज। और अगर जो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, इफ नॉट सेटिस्फाइड, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक ऑर्डर ग्रांट करेगी और रिफ्यूज कर देगी कि हम आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे। अब इस सेक्शन में आता है एक प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड ये कहता है आपका नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? ऑडी आल्टम पार्टम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिफोर रिफ्यूजिंग, रिफ्यूज करने से पहले, सर्टिफिकेट रिफ्यूज अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर रही है तो रिफ्यूज करने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी, एप्लीकेंट को बुलाएगी, एप्लीकेंट को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी और उसको सुनेगी, और उसके बाद ही वो क्या करेगी, राइटिंग में बताएगी कि भाई हम रिफ्यूज कर रहे हैं। इसके बाद आता है सबसेक्शन 3। यहां बात की जाती है कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा, कोई भी सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 2। कब नहीं किया जाएगा? कि तब नहीं किया जाता है जब देखा जा रहा है कि भाई जो इंस्टीट्यूट है, एप्लीकेशन तो उसने दे दी है लेकिन उसने जो फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कर रहा है दैट इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड दिया है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो भाई हम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पास नहीं करेंगे। सेकेंड, अगर फोर्थ सेक्शन की हम बात करें, फोर्थ सबसेक्शन की बात करते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपका सबसेक्शन 2 में दिया जा रहा है रिवोक कब हो सकता है, कब तक वैलिड रहेगा? अगर हम बात करें तो जब तक कि वो सेक्शन 52 के अंतर्गत रिवोकेशन नहीं हो जाता है तब तक वो वैलिड रहेगा। रिन्यू कराना पड़ेगा टाइम टू टाइम। रिन्यूअल का टाइम एज सच इन्होंने इसमें नहीं दिया है, 4 के सबसेक्शन सब क्लॉज बी में नहीं दिया है लेकिन सबसेक्शन 5 में दिया है, तो इसको हम आगे देखते हैं। उसके साथ साथ ये भी बोला है शैल बी इन सच फॉर्म एंड सब्जेक्ट, जिस तरह से आपका जो कंडीशंस है, जो आपकी कंडीशंस स्टेट गवर्नमेंट ने लगाई है उसकी तरफ फोकस करते हुए ही आपका सर्टिफिकेशन बनाया जाएगा। सबसेक्शन 5 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे shall be made not less than 60 days from the expiry of the period of validity। यानी कि अगर आपका जो एक्सपायरेशन है, सपोज करिए वो आपका 31 ऑफ दिसंबर है, तो आप यहां से 60 डेज काउंट करोगे, उससे पहले पहले बिफोर नॉट लेस देन 60 डेज, ठीक है, बिफोर 60 डेज कम से कम 60 दिन पहले आप इसमें क्या करोगे, रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दोगे। इसके साथ साथ ये बोला जा रहा है कि जो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी वो कैसी रहेगी, वो इंस्टीट्यूशन के कॉन्स्पिशियस प्लेस में रहेगी, यानी कि वो विजिबल रहेगी। जैसे अगर आप बात करते हैं मेडिकल स्टोर में जो लाइसेंस वगैरह दिया जाता है वो आपका क्या रहता है, बिल्कुल सामने, आपने देखा होगा फ्रेम करा के रख देते हैं, ठीक है। उसी तरह से बात करें, जो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा वो कॉन्स्पिशियस प्लेस में ही रहेगा किसी भी इंस्टीट्यूट पे, ताकि वो क्लियरली दिखाई दे सके।
इसके साथ साथ बोला जा रहा है कि जो एप्लीकेशन है विच इज मेड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 5, वो क्या 5 में आपकी रिन्यूअल की बात कर रहे हैं, 1 में आपकी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, वो डिस्पोज ऑफ कर देगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जितना पीरियड स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है उसी के अंदर, लेकिन ये पीरियड डिस्क्राइब नहीं किया है आपके एक्ट में। सेक्शन 52 रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कब रिवोक हो सकता है रजिस्ट्रेशन? तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अगर रीजन टू बिलीव है, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये विश्वास कर रही है, करने का यह कारण है कि कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू एनी एप्लीकेशन में जो आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, एप्लीकेशंस में आपने जो चीजें बताई हैं, जैसे कि हमने आपका सर्टिफिकेट इशू किया है या हमने आपका सर्टिफिकेट रिन्यूअल किया है, वो कहीं ना कहीं क्या है, गलत है या वो झूठी है, इनकरेक्ट है या वो फॉल्स है। उसके साथ साथ जो आपके रूल्स थे, जो कंडीशंस हमने आपको बताई थी जो सर्टिफिकेट के साथ आ रही हैं, आपने उसको क्या किया है, ब्रीच किया है, आपने उसकी अवहेलना की है, तो यहाँ पे आपका रिवोकेशन किया जाएगा। लेकिन रिवोकेशन ऐसा नहीं है कि बस आपने ये रूल तोड़ दिया या आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी और आपका रिवोकेशन हो गया। इसमें सबसे पहले आपकी एक इंक्वायरी होती है, जो भी आपकी जरूरत होती है डीम्ड फिट बाय एन ऑर्डर, और फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट क्या किया जाता है, रिवोक कर दिया जाता है। अब अगेन नेचुरल जस्टिस का आ जाएगा ऑडियो अल्टरम पार्टम कि भाई हम दूसरी पार्टी को भी सुनेंगे, कोई भी ऑर्डर रिवोकेशन का सिर्फ एक पार्टी को इंक्वायरी पे ही नहीं रखेंगे, हम अपॉर्चुनिटी देंगे टू द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट कि आप शो कॉज करिए कि हम आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं रिवोक करें। फिर आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बात करता है सीज, किस दिन से मानेंगे कि आपका जो इंस्टीट्यूट है फंक्शनली सीज कर दिया गया है, रिवोक कर दिया गया है। तो इसमें जो आपका जनरल रूल है, तो जनरल रूल तो यही कहता है भाई जिस दिन रिवोकेशन हुआ है उस दिन से आपका इंस्टीट्यूट क्या हो गया, सीज हो गया, अब कोई फंक्शन नहीं करेगा। लेकिन इसमें आता है प्रोविजो। प्रोविजो ये कहता है कि अगर आपने अपील दे दी है अंडर सेक्शन 53 अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन, आपने अगर अपील कर दी है, तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 कंडीशंस आ जाती हैं। अपील या तो आप एकदम से कर दोगे, ऑर्डर आया रिवोकेशन का, आपने एकदम से जाके अपील कर दिया तो ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई अपील इस तरह से नहीं की है, इमीडिएटली नहीं की है, और सपोज करो कि आपका अपील का जो टाइम पीरियड है वो भी खत्म हो गया है, तो फिर आपका ये फंक्शनिंग बंद हो जाएगी। बी आपकी बात करता है कि सच अपील हैज बीन प्रिफर्ड, यानी कि आपने अपील कर दी है लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन है वो अपहेल्ड हो गया, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ही रहेगा, तो फिर अगेन जिस दिन डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपील आया है उस दिन से रिवोकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 बात करता है कि भाई जितने लोग भी उस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, उस इंस्टीट्यूट में रह रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तब क्या होगा। तो यहाँ पे बात की गई है कि जितने भी दिव्यांगजन है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, जो कि उस इंस्टीट्यूट में है, तो उनको सबसे पहले बात की गई है रिस्टोर किया जाएगा टू द कस्टडी ऑफ हिज पेरेंट्स या स्पाउस या जो भी उनके लॉफुल गार्डियन है उनको, साथ में ट्रांसफर किया जाएगा किसी और इंस्टीट्यूट में जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सही समझती है। सबसेक्शन 4 की अगर हम बात करें तो जो भी इंस्टीट्यूट है जिसका सर्टिफिकेट आपका रिवोक हो चुका है, वो इमीडिएटली आफ्टर रिवोकेशन सरेंडर कर देगी, जो उसका सर्टिफिकेट होगा उसे सरेंडर कर देगी टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सेक्शन 53 अपील की बात करता है। डायरेक्टली आपसे ये प्री में पूछा जा सकता है कि अपील कहाँ दी गई है, तो सेक्शन 53 में आपकी अपील दी गई है और इसमें कहा गया है कि कोई भी एग्रीव्ड पर्सन जो क्या है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो रिवोकेशन की बात की गई है, रिफ्यूजिंग, देखिए 2 चीजें हैं, रिवोकेशन के लिए है अपील पे जाओगे, या जो आपने सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन दी है वो आपकी रिफ्यूज कर दी है, तो दोनों ही कंडीशन में आप विद इन अ टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, टाइम पीरियड नहीं दी गई है, आप डायरेक्टली कहाँ जाओगे, स्पेशल अपीलिएट अथॉरिटी के पास जाओगे। अब अपीलिएट अथॉरिटी का जो भी अपील में फाइनल ऑर्डर आएगा दैट विल बी फाइनल, उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होगी। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 54, एक्ट नॉट टू अप्लाई टू इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोल रहे हैं कि ये एक्ट, पर्टिकुलरली ये एक्ट किसी भी
इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई नहीं करेगा जिसको एस्टैब्लिश किया है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने या मेंटेन किया है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने। सेक्शन 55 असिस्टेंस की बात करता है टू रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जितनी भी उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, जितनी भी उसके पास फंडिंग है, वो कोशिश करेगी, आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, फॉर द फाइनेंशियल ग्रांट, कि भाई अगर किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट को किसी तरह की एडिंग की जरूरत है, भाई फैसिलिटीज चाहिए है, मशीन्स चाहिए है, तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है विद इन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, वो क्या करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, ग्रांट प्रोवाइड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।